गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह सवेरे के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अंबर मलिक। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और एक नई सुबह का आगाज़ कर रहे होंगे बहुत ही भरपूर तरीके से। बस जैसे कि आपको मालूम है कि हम लेकर आते हैं आपके लिए एक ज़बरदस्त शो जिसके अंदर हम मुलाकात करवाते हैं आपकी मन पसंदीदा पर्सनालिटीज़ के साथ और इसके साथ साथ हमारे शो में होती है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टिप्स। बस आज का जो हमारा शो है बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। लेकिन उससे पहले एक ख़ास बात आपको बताती चलूँ। जब बात आती है फूलों की, वैसे तो बचपन से मुझे बहुत शौक़ होता था कि यार मुझे कोई फ्लावर्स दे दे, गिफ्ट कर दे। लेकिन आज स्पेशली जो मेरे लिए फ़्लावर्स आए हैं वो हैं हमज़ा फ्लावर्स एंड डेकोर्स की जानिब से मेरे लिए फ़्लावर्स आए हैं। और फ्लावर्स भी मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारे फ्लावर्स हैं और देख सकते हैं रेड रोजेज़ हैं। मुझे रेड रोजेज़ बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत अच्छे भी लगते हैं। और यहाँ पर एक ख़ास बात इनकी मैं इंक्लूड करती चलूँ कि इनके पास इम्पॉर्टेंट ज्वेलरी है यानी कि फ़्लावर्स की, और वो भी फ्रेश फ्लावर की, और वो बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। बहुत अच्छे तरीके से आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच हमज़ा, आपने इतना खूबसूरत बुके मेरे लिए भेजा। और लिटरली मतलब ये तो मेरे लिए सरप्राइज़ हो गया ना, सुबह सुबह उठी और मॉर्निंग में ही आपको फूलों का गुलदस्ता मिल जाए तो आपकी सुबह तो बहुत ही बेहतरीन हो जाती है। आप लोगों ने भी बताना कि आपको भी कभी कोई फूलों का गुलदस्ता मिला या नहीं मिला। खैर ये तो था एक छोटा सा गिफ्ट जो कि मेरे लिए आया था हमज़ा की तरफ से। थैंक यू सो मच हमज़ा। और आज जो हमारे गेस्ट हैं उनके बारे में आपको बताती चलो, बहुत ही बेहतरीन गेस्ट हैं। हमारी जो पहली गेस्ट हैं माशाल्लाह से एक्टिंग मॉडलिंग कर रही हैं और हमेशा हमें स्क्रीन के ऊपर नज़र आती रहती है और हमारे साथ साथ आपको भी नज़र आती रहती है काम करते हुए और अपने फ़न के जौहर दिखाते हुए। पहली जो मेरी गेस्ट है उनका नाम है अना। अस्सलाम वालेकुम अना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। व्यूअर्स, यहाँ पर आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते और आपको बताते हैं कि जो हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं उनकी ज़रूरत आपको हमेशा पड़ती रहती है। बल्कि ज़रूरत क्या पड़ती रहती है, हर टाइम आप ना उनसे कांटेक्ट में होते हैं। आप सोच रहे हो कि कैसी कौन सी पर्सनालिटी अंबर ने बुला ली है। ज़्यादातर ब्लॉगर्स, मॉडल्स, एक्टर सारे ही उनके साथ कांटेक्ट में रहते हैं। चले ज़्यादा पहेलियाँ नहीं भिजवाती तो आपको बता देती हूँ, वन एंड ओनली यानी कि ये कह सकते हैं कि सैम प्रोडक्शन के रूए रवां सैम, जो कि उनका एक प्रोडक्शन हाउस भी है। उसके अलावा वो टैलेंट को भी प्रमोट करते हैं और इसके साथ साथ क्या कहते हैं इवेंट भी प्लानर हैं, यानी कि इवेंट प्लानर भी हैं और बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। इस टाइम पे ट्विन सिटी के अंदर माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से काम करके लोगों के दिलों में एक जगह बना चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सैम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर इनविटेशन। और सुबह सुबह इतनी अच्छी होस्ट के साथ बैठना और इतने प्यारे इन्वायरमेंट में और इतने प्यारे चैनल में आना तो हमारे लिए एक खुशाइंद बात है। थैंक यू। लेट मी फर्स्ट क्लियर कि इनका नाम ऐना है और ऑल टाइम इनको अना अना कहती हूँ। जब भी किसी सेट पे भी मैं जाती हूँ तो इनको अना ही कहती हूँ, लेकिन ऐना नाम है। अच्छा ऐना, आप मुझे ये बताइए कि आपने इस फील्ड का आगाज़ कहाँ से लिया, कहाँ से इंटरेस्ट हुआ, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। बस फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा मतलब मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट होने लगा कि आगे जाना चाहिए। फिर एक मेरी फ्रेंड थी, उनके थ्रू सैम से मेरी मुलाकात हुई। तो सैम के पास जब मैं आई तो सैम ने मुझे कहा कि सबसे पहले कॉन्फिडेंस आपके बीच होना चाहिए। तो मैंने कहा वो तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से है। और बहुत से लोगों ने बातें भी की जब मैं आई। तो मुझे इस फील्ड में जो लाने वाले हैं जिनको क्रेडिट जाता है वो सैम है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इनके साथ 3 इयर्स हो गए हैं ज्वाइन हुए हुए और इन्हीं के पैनल से काम कर रही हूँ। आपने डिफरेंट चैनल्स पे मुझे देखा होगा, ग्रीन, पीटीवी, इसके अलावा हम टीवी, और इंशाल्लाह आगे अब बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो बस फिर कुछ फैमिली से भी था, रिस्ट्रिक्शंस थी थोड़ी सी, और सब ने फिर कहा कि नहीं। फिर मेरी मामा ने मुझे बहुत सपोर्ट दी। उन्होंने कहा बेटा जो तुम्हारा दिल करता है, तुम अपने लिए जो बेहतर समझती हो वो फैसला करना। आज वो लोग जो कल बातें करते थे, आज वही लोग कहते हैं कि बस किसी तरीके अब इसके साथ बैठने के लिए टाइम मिल जाए। तो बस आपको पता है लोग तो बातें करते ही हैं सबको, लेकिन ये है कि मेरा शुरू से एक एम है और मैं जो जिस चीज़ का ठान लूँ फिर वो मैं करके रहती हूँ। फिर मैं नहीं देखती कि मुझे लोग बातें कर रहे हैं या ये है या ये वो है, मैं ये चीज़ें नहीं देखती। फिर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने ट्रैक पर
हाँ। चलना शुरू कर देती हूँ। और अभी स्टार्ट है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आगे मेरे लिए बेहतर करे और मुझे कामयाबियाँ दे। और मेरे लिए सबसे बड़ा जो क्रेडिट है वो ये मेरे सर हैं, मेरे टीचर भी हैं, भाई भी हैं, मतलब इनसे मेरा एक ऐसा रिलेशन है। तो आपको पता है इस फील्ड में तो लोग आने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जैसी मेरी नीयत थी वैसे ही मुझे आगे काम भी मिला और लोगों में मेरा एक नाम भी बना, और मैं इस चीज़ के लिए बहुत थैंकफुल हूँ। ज़बरदस्त, परफेक्ट। व्यूअर्स, ये जो एक जज्बा होता है ना अपने उस्ताद की तारीफ़ करने वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे ख़ास बात यहाँ पे मुझे ऐना की ये पसंद आई है कि ऐना आज भी अपने उस्ताद को, अपने टीचर को नहीं भूली। मोस्टली लोग ये होते हैं कि थोड़ा सा फेम हासिल कर लेते हैं और फिर उसके बाद उनको पढ़ लगना स्टार्ट हो जाते हैं और आपके सामने वो भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों को अपनी बेस याद रखनी चाहिए कि कहाँ से आपने स्टेप लिया और कैसे और किन लोगों की तवस्सुल से आप आगे बढ़े, तो उन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन अना दैट्स नाइस कि आप इतना ज़्यादा अपने उस्ताद को रिगार्ड कर रही हैं, बता रही हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, मेरा मानना ये है कि आपको जो फर्स्ट स्टेप चढ़ाने वाला इंसान है ना, उसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। आप क्या हो ये आपको याद होना चाहिए। आगे किस्मत में आपके लिए क्या है क्या नहीं ये हमें नहीं पता, लेकिन जिस इंसान ने आपकी उंगली पकड़कर आपको खड़ा किया, आपको चलना सिखाया, उसको हमेशा याद रखना चाहिए। और मेरे लिए तो मेरे उस्ताद हमेशा ऐसे ही रहेंगे, दुआओं में भी रहेंगे। और सबसे बड़ी सपोर्ट जो है वो मेरी माँ है, क्योंकि माँ आपको पैदा करती है, आपको पालती है, पोसती है, बड़ा करती है। आप माँ का जिस तरह कर्ज नहीं अदा कर सकते, इसी तरह आप उस्ताद का भी नहीं कर सकते, क्योंकि उस्ताद आपको सिखाता है। उस्ताद आपको माशरे की इर्द गिर्द की जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ वो समझाता है। तो मेरे ख्याल से उस्ताद का क्रेडिट बनता है, टीचर को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। मेरे अभी जो स्कूल कॉलेजेस के टीचर्स हैं उनको भी मैं याद करती हूँ। इवन के मुझे जिस बंदे ने एक लफ्ज़ भी अगर कोई सिखाया है तो मैं उसको भी याद रखती हूँ, मैं भूलती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे लिए चीज़ों को सीखने का मुझे शौक़ है। तो मैं आगे बढ़ने के लिए जो मुझे अगर कोई सिखा रहा है, सजेस्ट कर रहा है, तो मैं उस इंसान की इस अच्छाई को ज़रूर याद रखती हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा सैम, आपकी तरफ आते हैं। सबसे पहले तो मुझे आप बताइए कि माशाल्लाह से एक नाम कमाया है आपने इस फील्ड के अंदर, तो कैसे आए, कहाँ से आगाज़ किया और किस किस ने सपोर्ट किया और क्या हर्डल्स आई? अंबर उसमें इस तरह से है कि 2013 में मैं रावलपिंडी आया था, एम.एड करने के लिए आया था यहाँ पे। हाँ जी, क्योंकि मैंने एमएससी इकोनॉमिक्स किया था बहुद्दीन ज़की यूनिवर्सिटी मुल्तान से। हम बेसिकली फ्रॉम मुजफ्फरगढ़, मुल्तान के साथ एक सिटी है। तो उसके बाद बस एक पैशन था, जो इवेंट मैनेजमेंट तो वैसे भी आपके ब्लड में होती है। इवेंट मैनेजमेंट एक आर्ट है, हर इंसान इसको बेहतर तरीके से नहीं कर सकता, वही लोग करते हैं जिनके अंदर ये आर्ट छुपा होता है। लीडरशिप क्वालिटीज़ चाहिए होती हैं इसके लिए। कभी कभी हम स्टार भी डिस्कस कर रहे होते हैं, यार आपका स्टार क्या है, लियो है, हाँ लियो में बड़ी लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, ये लोग यूँ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। बस फिर एक्टिंग खुद भी सीखी थी और खुद भी एक्टर बनना चाहता था, लेकिन प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, गाइडलाइन नहीं थी, और काफ़ी यानी कि टाइम भी वेस्ट किया इस चीज़ को लेके कि गाइडलाइन कोई नहीं देता। जिसके पास भी जाते थे एक्टिंग के लिए, यार हमें चांस चाहिए, कुछ एड्स आए होते थे। फेकनेस मार्केट में बहुत है, ठीक है ना। मॉडलिंग के लिए लड़के लड़कियां चाहिए, जाएं तो ऑफिसेज नहीं होते, कोई कहते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दें, पैसे भेज दें, रजिस्टर्ड हो जाएं। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैंने कहा चलें एक टैलेंट एजेंसी भी फिर बना ली जाए। एक्टिंग सीखी थी, फिर सैम इमर्स एंड प्रोडक्शन का आगाज़ किया 2013 से, और इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी वेडिंग प्लानर्स भी हैं हम लोग, वेडिंग भी प्रॉपर करते हैं, कॉर्पोरेट इवेंट्स भी होते हैं, इसके साथ साथ प्रोडक्शन में शॉर्ट फिल्म्स वगैरह ये वो। जहाँ तक हर्डल्स की बात है, ब्लैक पुलिंग, मुनाफकतें, बैक बाइटिंग, बैड मार्केटिंग, ये तो चलता ही है, ठीक है ना। वो ये भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह मारने वाले से बचाने वाले की ज़ात बड़ी होती है। तो कोई भी नेगेटिव शख्स जितना भी आपको गिराना चाहे तो इन दी एंड उसको मुँह की खानी पड़ती है। तो हर्डल्स आती रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज 10 साल हो गए हैं और इस सफ़र को चले हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह हर चैनल पे हमारा टैलेंट काम कर रहा है, हर तमाम हम प्रोडक्शन के साथ काम कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि मेरा जो फार्मूला है वो है ग्रो टुगेदर। हमारी कंपनी में या हमारी एजेंसी में कभी इस तरह की बात नहीं हुई कि आप हमारे मॉडल हो, आप हमारा टैलेंट हो, आपने इधर नहीं जाना, आपने उधर नहीं जाना। ये बच्चे बच्चियाँ स्टार्स हैं,
ये परिंदे हैं, ये उड़े आसमान पे, हर जगह काम करना चाहिए। मैं मेरी मॉडलिंग एजेंसी है, टैलेंट एजेंसी है, मैं दूसरी एजेंसीज को भी टैलेंट दे रहा होता हूँ। कभी ये नहीं किया कि मोनोपोली बना लें, ना इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना। हमें कोई राइट नहीं पहुंचता किसी को बाउंड करके रखने का। या तो जो लोग इस तरह की बात करते हैं, आप हमारा टैलेंट हो, आपको हमने लॉन्च किया, इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, तो उनके लिए फिर मैं यही कहता हूँ कि भाईजान फिर आप उन्हें घर में बिठा लें और मंथली देते रहें, वो कहीं नहीं जाएंगे। बच्चे हैं, उन्होंने अपना शौक पूरा करना है। ये शौक इस सीने में भी छुपा हुआ था बचपन से, एक्टर बनने का। लेकिन जब खुद कुछ ना प्लेटफॉर्म नहीं मिले, गाइडलाइन नहीं मिली, कुछ बन ना सका, तो सोचा कि अब उनके लिए कुछ किया जाए जो कुछ बनना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा टैलेंट फिल्म्स में हीरो भी आ रहे हैं। अभी छोटी ईद की फिल्म आई, उसमें लड़का हमारा हीरो आया। अभी एक फिल्म आ रही है नेक्स्ट, उसमें सनाक वारिस भट्ट है, उसमें हीरो हमारा चौधरी शहबाज हीरो आया दौड़ में। यानी लीड्स पे हमारे बच्चे बच्चियाँ आ रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ तक इवेंट्स की बात है, इवेंट्स का मैं यही बताना चाहूँगा कि इवेंट्स में भी हमने काफ़ी इनोवेशंस लेके आए हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में, और हम ऑल ओवर पाकिस्तान इवेंट्स करते हैं। हमारे वेंडर्स, हमारा सेटअप पाकिस्तान की सब मेजर सिटीज़ में है। हमने गुजरावाला में इवेंट्स किए, पेशावर में, लाहौर में, मुल्तान में, अपनी नेटिव सिटी मुजफ्फरगढ़ में। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी चल रहा है सिलसिला। ये बताएंगे, जैसे आपने बताया माशाल्लाह से कि आपको सिखाने वाले भी थी, आपको प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड किया गया और फर्स्ट टाइम आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सबसे पहला कौन सा प्ले था? मेरा सबसे पहले जो प्ले था वो किस्सा मेहरबानों का था। उसमें मेरा एक्स्ट्रास में था, साइड रोल था। बड़ा मैं खुशी से गई, लेकिन ये था कि वो किया मैंने, मुझे मतलब एक दिली खुशी हुई। और फिर उसके बाद जो है मेरी शहजादी डियाना में मेरा एज आ न्यूज़ रिपोर्टर था। फिर उसके बाद मेरा मीसली में अभी था रिसेंटली जो हम टीवी का प्ले था। इसके अलावा मैंने मन टीवी में किया है कसौटी ड्रामे में, मेरा डिज़ाइनर का है। फिर वैसे फिर आगे आपको पता है जब आप एक मार्केट में आते हो तो फिर लोग आपको अप्रोच करते हैं। अभी रिसेंटली ग्रीन के साथ एक प्ले किया है अखाड़ा, वो अभी आ रहा है, अब देखें कब होता है वो। ज़बरदस्त। अच्छा, इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा प्ले करके मज़ा आया? मुझे जो मज़ा आया वो मीसनी ड्रामे में आया, क्योंकि उसमें ज़रा मेरा जो करैक्टर था काफ़ी लेंथी था, और वो जो टीम थी वो सारे मतलब एक फैमिली आपको पता बन जाती है। जब आप किसी भी सेट पे होते हो, आप काम करते हो, तो वो आपकी एक फैमिली की तरह होती है। तो वहाँ पर मज़ा आया मुझे उस ड्रामे में काम करके उनकी कास्ट के साथ। परफेक्ट। अच्छा, थोड़ा सा अपने बारे में मज़ीद बताइए हमारे व्यूवर्स को, वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। एक्टिंग के अलावा भी कुछ कर रही हैं आप? एक्टिंग के अलावा मैं मार्केटिंग करती थी पहले, अभी ऑनलाइन बिजनेस आपको पता बहुत सारे आ गए हुए हैं तो वो करती हूँ। इसके अलावा बस घूमना फिरना, खाना पीना और बस फैमिली को टाइम देना, यही है। अभी बस ये बहुत बड़ी बात होती है और बहुत ही कमाल की बात होती है कि आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा। और सबसे ख़ास बात, अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी नेमत है कि इस चलते फिरते भागते दौर के अंदर आप जो है अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम दे पा रहे हैं। वरना फैमिलीज़ को हमेशा गिला रहता है, मेरी फैमिली की तो मुझे स्पेशली बहुत गिला रहता है कि लाइक आप टाइम नहीं देते हो, आप उस तरह से प्रॉपर उठते बैठते नहीं हो। लेकिन यू आर लकी। क्या है कि मेरी जब से बाबा की डेथ हुई है ना, तो मामा जो है ना वो मेरे बारे में बहुत पॉजिटिव हो गई है। तो वो फिर ये होता है कि अब आपको पता है शूट्स पे कभी टाइम ज़्यादा हो जाता है, कभी कम, लेकिन यह है कि वीकेंड जो होता है ना वो फैमिली के साथ। वीकेंड में आप इधर उधर नहीं हो सकते। वीकेंड जो है वो मैंने फैमिली को टाइम देना है। और वीकडेज में तो आपको पता है कि फिर आप जॉब पर अपना मतलब काम में, अगर आप शूट्स पर हो या कहीं पर भी हो तो वो फिर आप उसमें टाइम नहीं दे सकते, आप मैनेज नहीं कर सकते। तो वीकेंड लाजमी है पेरेंट्स के साथ जो है ना। मैं अगर घर में ना हूँ तो मेरी अम्मी जो है ना वो बड़ी परेशान हो जाती हैं, बार बार फ़ोन करेंगी किधर हो, कब तक आओगी, क्या है क्या नहीं। उनको हर वक्त ये टेंशन। ऐसा तो नहीं है कि कहीं वो घर वालों का जीना हराम करके रखा होता? अक्सर बच्चे जो होते हैं ना उन्होंने घर वालों का नहीं, मेरा ऐसा है कि मतलब मेरी नेचर ही ऐसी है कि मेरे से जो भी मिलता है ना वो फिर यही कहेगा कि बस ये अब हमारे पास ही बैठी रहे। मतलब एक फ्रेंडली सा मेरा माहौल है, मेरी अपनी जो नेचर भी वो इसी तरह की है। और वो कहते हैं ना महफिल की जान होता है जो इंसान, एक उसके बगैर मतलब सब अनकम्प्लीट होता है।
तो हाँ, अब मेरा ये, अब मैं घर में होंगी ना, मैं हंसी मजाक कभी ये मंगा रही हूँ कभी वो मंगा रही हूँ, तो वो इस चीज़ को ना वो सारे बड़ा एंजॉय करते हैं, मतलब एक रौनक है घर में ना। और मैं ना अगर घर में हूँ तो वो फिर सारे कहते हैं यार मज़ा ही नहीं आ रहा, पता नहीं ये कब आएगी, मतलब क्या है। तो मैं कभी कभी अपनी अम्मी को हंसती हूँ, कहती हूँ कि अम्मा जान, जब मैं मतलब मुझे किसी प्रोजेक्ट के लिए आउट ऑफ सिटी जाना पड़ गया या करना पड़ गया, तो फिर कहती मैं साथ जाऊंगी। मैं जो है ना, मतलब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। उनको बहुत ज़्यादा होती है, मेरी फिक्र बहुत ज़्यादा होती है, कहाँ पे हो। फिर ये है कि एक फ़ोन करेंगी, कहाँ पर हो, अभी तक आई नहीं, फिर मैं बता देती हूँ कि भाई आ जाऊँगी। शुरू में तो उनको बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अब ये है कि अब उनको ना पता है कि आ जाएगी, देर सवेर हो ही जाती है। आपको पता है कि ये शूट ऐसा है कि जो टाइम होता है उससे भी थोड़ा लेट हो जाता है। आने का तो टाइम होता है, जाने के टाइम का नहीं पता होता। तो फिर उनको पता होता है कि आ जाएगी, मतलब ये है कि फिर टाइम से पहुंच जाती हूँ, ज़्यादा लेट नहीं होती। अगर लेट हो जाऊँ तो फिर बता भी देती हूँ कि इतना टाइम लग जाएगा, परेशान नहीं होना। तो ये है कि कांटेक्ट में तो वो फिर आपको पता है घर वाले रहते ही। अच्छा साइम, आपकी तरफ आएंगे। जैसे आपने बताया कि माशाल्लाह से आपका टैलेंट पिंडी इस्लामाबाद के अंदर काम कर रहा है। सबसे पहले तो बीइंग अ टीचर, आप मुझे ये बताएं कि आप मॉडल्स को क्या सजेस्ट करेंगे। एक तो मॉडलिंग कौन से लोग कर सकते हैं और उनको सजेशंस क्या क्या देंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और माशाल्लाह से आप गुरु हैं इस चीज़ के। तो मैं ये चाह रही हूँ कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए उनको सही गाइडलाइन दे दें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस तरह से होता है कि ऑडिशंस लिया जाते हैं, ठीक है ना। एक्टिंग के लिए कोई आना चाहे, मॉडलिंग के लिए आना चाहे, तो उसका एक ऑडिशन होता है। जहाँ एक्टिंग की बात है तो हम देखते हैं कि यार अगर किसी बच्चे या बच्ची में स्पार्क है इस चीज़ को लेके, उसकी उर्दू डायलॉग डिलीवरी अच्छी है या हम उसको मज़ीद पॉलिश कर सकते हैं, तो हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्शन के बाद हम उनको फिर एक्टिंग क्लासेस देते हैं। एक्टिंग क्लासेस देने के बाद फिर हम उनको प्रॉपर ग्रूम करके मार्केट में लेके आते हैं, उनका पोर्टफोलियो शूट वगैरह करके लॉन्च करते हैं एक अच्छे लेवल से, ताकि जब डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास उनका आर्टिस्ट कार्ड जाए तो उन्हें पता चले यार किसी प्रोफेशनल इदारे से ये लोग आए हैं। मॉडलिंग का भी इस तरह से कि मॉडलिंग का एक क्राइटेरिया है, हर इंसान मॉडल नहीं होता। वैसे सभी चेहरे खूबसूरत हैं क्योंकि हमारा बनाने वाला बहुत खूबसूरत है, तो चेहरे सबके खूबसूरत होते हैं, लेकिन एक क्राइटेरिया होता है। जैसे किसी भी फर्म को ज्वाइन करने के लिए या किसी फोर्स को ज्वाइन करने के लिए एक क्राइटेरिया होता है। अगर किसी ने आर्मी में जाना है तो इतनी हाइट चाहिए, इतनी चेस्ट चाहिए, ये स्टेमिना चाहिए रनिंग का, ये वो। इसी तरह मॉडलिंग का भी एक क्राइटेरिया है, उसमें हाइट होती है, आपकी जॉ लाइन, फेस की जॉ लाइन बहुत मैटर करती है। आया कि मेल हो या फीमेल हो, सबके लिए जॉ लाइन बहुत मैटर करती है। उनका ग्रूम होना। मॉडल का क्या मतलब है, लफ्जी मतलब उर्दू में नमूना, ठीक है। मॉडल एक ऐसी रूह होती है जो 10 लोगों में बैठे तो एक अलग फील आ रही होती है कि यार ये इसका बैठने का तरीका, इसका बात करने का तरीका, इसको ड्रेस कैरी करना आता है, इसको खुद को कैरी करना आता है, जैसा भी है एक वो पॉलिश्ड है, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया हम आने वालों को बताते हैं कि यार आप मॉडलिंग के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। समटाइम ऐसा भी होता है अगर किसी को बता दिया जाए, गाइड करके भी फंस जाते हैं कि यार आप मॉडलिंग में ना आए, तो वो फिर गुस्से से देखते हैं यार ये ऐसा क्या है। सभी खूबसूरत हैं लेकिन एक मॉडलिंग क्राइटेरिया है। थोड़ा सा मैं क्राइटेरिया चाह रही थी ना कि हमारे व्यूवर्स को और हमारे जो न्यू जनरेशन है जो मॉडल बनना चाहते हैं या एक्टर बनना चाहते हैं, ताकि उनको ना प्रॉपर आपके एक्सपीरियंस के थ्रू उनको आइडिया हो कि हाउ टू डू दिस। लाइक उनको जैसे मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जाता है, बहुत ज़्यादा हरास कहना गलत नहीं होगा, किया जा रहा है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि वो बच्चे या वो न्यू टैलेंट इन चीज़ों से बचे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है पेरेंट्स परमिशन। हम लोग पेरेंट्स परमिशन के बगैर किसी भी बच्चे को अपनी एकेडमी में या अपनी एजेंसी में अलाउ नहीं करते। क्राइटेरिया इतना ही सही है कि अगर आप एक्टिंग या मॉडलिंग का शौक रखते हैं तो प्रॉपर ऑडिशन दें, ऑडिशन देने के बाद ट्रेनिंग्स लें। देखिए विदाउट क्लासेस और विदाउट ट्रेनिंग यू आर नथिंग। आप कोई भी फील्ड चॉइस करना चाहते हैं, अगर चूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग क्लासेस लेनी पड़ती हैं। डॉक्टर बनने के लिए भी आपको MBBS करना पड़ेगा, हाउस जॉब करनी पड़ेगी, तब आप सर्टिफाइड डॉक्टर होंगे। इसी तरह एक मार्केट में एक वबा फैली हुई है, 5,000 दे दें, 7,000 दे दें, इजी पैसा कर दें और आप मॉडल बन जाएंगे। मुझे समझ नहीं आती, एक बच्चा घर बैठा हुआ है, उसको एक्टिंग नहीं पता, उसको कैमरा टेक्निक्स नहीं पता कि मैंने अपनी लाइट कैसे लेनी है। अगर डायरेक्टर उसको सेट पे कह दे यार तुम्हारा मिड शॉट है, उसको मिड शॉट नहीं पता, तुम्हारा OT है, उसको OT नहीं पता, कैमरा टेक्निक्स नहीं पता, लाइट लेना नहीं आता, उर्दू डायलॉग डिलीवरी नहीं आती, उसको जुमले की फील नहीं पता,
तो वो किसी को 5-7 हज़ार दे के एक्टर कैसे बन जाएगा? ठीक है, तो उन बच्चों के लिए मेरा यही पैगाम है कि वो एकेडमी ज्वाइन करें। ठीक है, कोई भी एक्टिंग एकेडमी ज्वाइन कर लें, कहीं से भी एक्टिंग क्लासेस ले सकते हैं। क्लासेस लेने के बाद फिर आप लोग मार्केट में आए, ताकि आपको पता हमने करना क्या है। और जो मॉडलिंग में आना चाहते हैं उनके लिए भी यही मैं पैगाम देना चाहूँगा कि पहले खुद को ग्रूम करें। ग्रूमिंग्स के बाद आप इस मॉडलिंग की जो फील्ड है उसमें कदम रखें। और पेरेंट्स परमिशन के बगैर तो कुछ भी ना करें। अच्छा, जैसे आपने एक मॉडल की बात की, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में चलें। एक्टर की बात होगी कि उसको डायलॉग डिलीवरी आनी चाहिए, थोड़ा ग्रूम्ड होना चाहिए, उसको हाउ नो होना चाहिए कि कैसे उसने करना है। अब एक मॉडल जो है ना, यहाँ पे मैंने देखा है कि पिंडी इस्लामाबाद के अंदर ये ट्रेंड है कि बस एक फोटोग्राफर है, उसने कहीं से एक टैलेंट उठा लिया, बस उसको लेके पूरी मार्केट के अंदर उसको रोल रहे होते हैं इन द सेंस कि उसको घुमा रहे होते हैं और उसको कह रहे होते हैं ये हमारी मॉडल है, ये हमारी मॉडल है, एंड ऑल एंड दैट। तो आप क्या समझते हैं कि एक अच्छी मॉडल क्या होती है? क्या फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस पे ये बात करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक बीमारी है कोलैब की, इससे निकला जाए। ठीक है ना, एक फीमेल को अगर एक फोटोग्राफर ने उठा लिया है, उसका शूट कर दिया है किसी पार्क में जाके, पहले तो बात है पार्क्स में कोई पोर्टफोलियो शूट्स नहीं होते। ठीक है ना, एक वाइट बैकग्राउंड, एक वाइट क्रोमा पे आपका एक पोर्टफोलियो शूट होता है जिसपे आपके फीचर्स इनहांस होते हैं और क्लियर होके सामने आते हैं लोगों के। ठीक है ना, पहले तो उनको यही नहीं पता कि अच्छा शादियों वाले फोटोग्राफर्स ही फैशन फोटोग्राफी कर रहे होते हैं। वेडिंग फोटोग्राफी और फैशन फोटोग्राफी में ज़मीन आसमान का फर्क है। लेकिन वही लोग उन्हें उठा के और फिर लेके इस सैलून का शूट कर लें, इस सैलून का शूट कर लें, फ्री में कर लें, फ्री में कर लें, प्रोफाइल बन जाएगी, प्रोफाइल बन जाएगी। मुझे ये बताएं, ये जो दौर जा रहा है इतनी महंगाई का, आपको एहसास नहीं है कि एक फीमेल घर से आ रही है, अपना किराया लगा के आ रही है, अपना खा रही है और बेचारी शाम को खाली हाथ घर जा रही है। तो ये बीमारी है, इस बीमारी से हमें सबको मिलके लड़ना है। ठीक है ना, उसको भगाना है यहाँ से। जो कोलैब एक फोटोग्राफर को अपने पेज के लिए काम चाहिए, उसने एक लड़की से बात की, और ब्यूटिशियन को अपने पेज के लिए काम चाहिए, डिजाइनर को अपने पेज के लिए। जो न्यू लोग आ रहे हैं, चलें जी कोलैब कर लेते हैं, उसको भी पैसे नहीं देने, उसको भी पैसे नहीं देने। यार कुछ तो बनता है, कैमरा मैन का भी कुछ बनता है। आप उनको रेंट पे कर दें, फूड दे दें, पिक एंड ड्रॉप दे दें। लेकिन उस चीज़ से भी काफ़ी फीमेल्स मेरे पास आती हैं कि सैम भाई हम तो थक गए हैं, हमने तो अपने जेवर भी बेच दिए प्रमोशन के चक्करों में। लेकिन कोई प्रमोशन नहीं हो रही। प्रमोशन बेटा तब तक नहीं होगी जब तक आप किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे नहीं जाएंगे। देखिए, हम अशरफुल मखलूकात हैं, अल्लाह ताला ने हमें अक्ल सलीम अता फरमाई है। ठीक है, हम अगर कहीं पे जाना है, किसी इदारे को ज्वाइन करना है, तो एटलीस्ट हमें उसकी PR, उसकी रेपो देख के जाना चाहिए, ना कि लोगों से सुनना चाहिए। लोग तो कहेंगे यार सैम के पास ना जाओ, अंबर के पास ना जाओ, यार एनी से कोई, आपने ऐना खान से कोई एडवाइस नहीं लेनी। काम करते हुए लोगों को बहुत बुरे लगते हैं। ठीक है ना, वो कहते हैं ना जिसमें कोई बात होती है उसी की बात होती है। काफ़ी लड़के लड़कियां इसलिए भी मेरे पास आते हैं कि सैम भाई काफ़ी मार्केट में लोग आपसे आने से रोकते हैं, उधर नहीं चले जाना। हाँ, मैं कहा बेटा आप इधर आ जाएंगे तो फिर ट्रेन हो जाएंगे ना एक्टिंग के लिए, मॉडलिंग के लिए, तो उनकी जेबों में पैसे कैसे जाएंगे? हम तो कोई ऑडिशन फीस नहीं ले रहे, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ले रहे। लोग फॉर्म फिलिंग की फीस दे दें, इसकी दे दें, उसकी दे दें। मुझे समझ नहीं आती, आप घर बैठे पैसे भेज दें और एक्टर मॉडल बन जाए, ऐसे कैसे? वही मेरी समझ से बाहर है ये चीज़ें। बच्चों को इस चीज़ का ना होश के नाखून लेने चाहिए कि हाँ, हाउ टू बी अ मॉडल और हाउ टू बी एक्टर। चूज करते हैं तो जब तक आपको उसका हाउ नो नहीं है, आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसकी एग्जांपल मैं बहुत सारे लोगों को ये देती हूँ कि देखें, एक दिन में आप एक्टर नहीं बन सकते, एक दिन में आप मॉडल नहीं बन सकते। अब एक बच्चा है, छोटा है, उसको अगर आप नर्सरी में मतलब एडमिशन करवाते हैं नर्सरी क्लास में, तो उसको मैट्रिक तक जाने के लिए 10 इयर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो फिर आप ये कैसे सोच लेते हैं कि एक ही दिन में आप या एक महीने में आप एक्टर बन जाएंगे? अब मुझे भी बहुत सारे लोग इस बात पे कहते हैं तुम्हें मतलब अभी वो इतने छोटे रोल मिल रहे हैं, ये वो। मैं उनको एक ही बात कहती हूँ, मैं कहती हूँ नर्सरी से मैट्रिक तक जाने के लिए 10 साल लगते हैं। तो मैंने कहा ये भी स्टार्ट है, आगे आगे जब इंसान बढ़ता है तो फिर उसके लिए आगे कैरेक्टर्स भी जो हैं वो मतलब मिलने शुरू हो जाते हैं। तो कोई भी, अब हमारे से जो पहले लोग आए हैं उन्होंने कितनी मेहनत की है, तो अब वो इस मुकाम पर आए हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत कोई भी नहीं देखता। बस ये देखते हैं कि जी ये लोग काम कर रहे हैं, ये कामयाब कैसे। वो बस कुछ हमारी मार्केट में ऐसे लोग भी हैं जो सब बाग दिखाते हैं,
लड़कियों को लड़कों को कि जी आप ये करें तो आपको ये मिल जाएगा, आप ये करें तो ये हो जाएगा। तो मेरी यही सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जिस भी एजेंसी में जाएं या किसी भी जगह पर जाएं, अपने माइंड को इस तरह सेट करके जाएं कि आप एक दिन में मॉडल एक्टर नहीं बन सकते, आपको टाइम लगता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा सैम, आपकी तरफ आते हैं, ये एक पोर्टफोलियो के नाम पे भी बहुत ज़्यादा ट्विन सिटी के अंदर बात चल रही होती है। पहले तो लोगों को पता ही नहीं है पोर्टफोलियो है क्या, पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट क्या है और पोर्टफोलियो कहाँ कहाँ पर आपकी अवेलेबिलिटी हो सकती है। एक ये जो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स का और स्पेशली हमारे यंग टैलेंट का तरह कर दे, क्योंकि मैं भी आपको बताती हूँ, रिसेंटली मेरे साथ भी एक चीज़ हुई कि मुझे एक बंदे ने कांटेक्ट किया तो कहते मैडम अपना पोर्टफोलियो भेजें। तो मैंने आप उसको इंस्टाग्राम भेज दिया, मैंने कहा इस पर जाके देख लो, एक तरह का मेरा पोर्टफोलियो ही है। कहते ये नहीं ना आपका पोर्टफोलियो, आपको पता नहीं प्रोफेशनल पोर्टफोलियो क्या होता है। मैं कहा नहीं पता, आप मुझे बता दें उसमें आपके इतने चार्जेस लगेंगे, ये होगा, ये स्टाइलिंग होगी, ये होगी, ये होगा, ये होगा, तो आपको बहुत ही खूबसूरत पोर्टफोलियो होगा, इतना प्रोफेशनल होगा कि आप भेज सकते हैं आगे ना। मतलब इस तरह की काफ़ी लोगों ने मेरे साथ भी किया, स्कैम करने की कोशिश की। तो मैंने उनको कहा कि मेरा इंस्टाग्राम ही मेरा पोर्टफोलियो है, फ़िलहाल यही है, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे ना तो मैं आपके पास ज़रूर आऊँगी अपना प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बनवाने। खैर वो उनके मुँह पर एक क्या कहते हैं साइलेंट तमाचा था। लेकिन ये मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस तरह की जैसे मुझे लोग आके कांटेक्ट कर रहे होते हैं कि इस टाइम पीरियड में भी और यहाँ पर पहुँचने के बाद भी लोग मुझे आके ये कह रहे होते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि वो लोग जो न्यू टैलेंट है या न्यू लोग आ रहे हैं तो उनके साथ क्या होता होगा। देखें, एक फोटो शूट होता है, एक पोर्टफोलियो शूट होता है। अब पोर्टफोलियो शूट जस्ट लाइक एक सीवी है, जैसे हम कहीं जॉब एप्लीकेशन देते हैं तो उस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो सीवी हम देते हैं, सबमिट कराते हैं, तो पोर्टफोलियो भी इसी तरह से। आर्टिस्ट की जो सीवी है वो उसका पोर्टफोलियो है। लेकिन पोर्टफोलियो वो फर्स्ट टाइम पोर्टफोलियो एक फोटो शूट है जिसमें आपकी राइट प्रोफाइल, लेफ्ट प्रोफाइल, फ्रंट प्रोफाइल कैसी है और मेकअप स्टाइलिंग के बाद आप कैसे लगते हैं, और डिफरेंट वार्डरोब में कि आप पेंट शर्ट पहनते हैं, मेल्स के बारे में बात कर रहा हूँ पहले, कि आप पेंट शर्ट पहनते हैं तो कैसे लगते हैं, पेंट कोट में कैसे लुक्स आएंगी, शलवार कमीज़ में कैसी, कुर्ता शलवार में कैसी, क्योंकि वो एक कम्प्रीहेंसिव फोटो शूट इस टाइप का हो जाता है कि किसी भी ब्रांड को रिक्वायर्ड होता है ना। लेट्स सपोज कोई पेंट कोट वाला ब्रांड हमें अप्रोच करेगा तो हम उसकी पेंट कोट वाली पिक्चर्स भेज देंगे, ठीक है ना। पोर्टफोलियो में उसकी राइट प्रोफाइल, लेफ्ट प्रोफाइल, वो साइड प्रोफाइल क्या है, जॉ लाइन आ जाती है, फ्रंट से वो कैसा है, ये सारी चीज़ें फिर एक आर्टिस्ट कार्ड बनता है, जो कि मेरे ख्याल से यहाँ किसी को नहीं पता आज तक, ठीक है। आर्टिस्ट कार्ड बनता है, एक पीडीएफ की फाइल होती है एक पेज पे, डिफरेंट स्टाइल्स की उसकी पिक्चर्स लगी होती हैं और साथ उसकी मेजरमेंट्स, बायोग्राफी लिखी होती है, इसकी एज इतनी है, हाइट इतनी है, वेट इतना है, इसके इंटरेस्ट ये हैं, क्योंकि इंसान की हॉबी से और इंटरेस्ट से उसकी पर्सनैलिटी का भी पता चलता है। तो वो फर्स्ट टाइम पोर्टफोलियो होता है, ठीक है ना। वो जाहिर सी बात है, एक सर्विस है, एक प्रोडक्शन हाउस दे रहा है तो उसका चार्ज किया जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं है कि लाखों रुपए चार्ज कर लिए जाएं 10,000 की चीज के, फर्स्ट ऑफ ऑल। और जैसे आप लोग हैं या ऐना खान है, आप लोगों को पोर्टफोलियो की जरूरत नहीं होती, ठीक है। आप लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो आप लोगों का काम है वो आपका पोर्टफोलियो है, ठीक है। जो पहला पोर्टफोलियो होता है एक फोटो शूट होता है, उसमें एक छोटी सी फैशन फिल्म होती है, लेकिन आप लोग जब काम कर रहे हैं तो उस साहब को भी समझना चाहिए जिसने आपसे रब्ता किया कि व्हाट इज पोर्टफोलियो। काम करने वाले बच्चों का पोर्टफोलियो क्या होता है, उनका काम पोर्टफोलियो होता है, ठीक है ना। या शो रील बना के दे दी जाती है, इस ड्रामे में काम किया, इसमें। और सबसे अच्छी बात आपने की कि मेरा इंस्टाग्राम ही मेरा पोर्टफोलियो है। ऐसा ही होता है, जब आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो इतना अरसे से कर रहे हैं, तो दैट इज योर पोर्टफोलियो। हमारे कैमरामैन हैं यहाँ पे हमारे साथ, ठीक है ना, इन लोगों का पोर्टफोलियो है कि यार हमने इस मॉर्निंग शो में इतना काम किया है, इतनी रिकॉर्डिंग्स किया है, उस चैनल के साथ किया, उस चैनल के साथ किया, ये इनका पोर्टफोलियो है। एग्जैक्टली। तो वो ये था कि मैंने कहा चले मेरे साथ तो एक पर्सनल मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया व्यूवर्स आपके साथ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हम लोग जो इतना काम करके बैठे हैं, हमें भी ऐसे लोग आके स्कैम करने की कोशिश करते हैं। तो आपके साथ तो होने के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा कि आपके साथ ना हो या होने के चांसेस ना हो। तो इसलिए इस तरह के स्कैम से बचें, इस तरह की चीज़ों से बाहर जाएं, अच्छी कंपनीज़ के साथ काम करें और अच्छी प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम करें जो आपको सही गाइड करें, सही इन्फॉर्मेशन देना कि आपको ये कहें कि इतने पैसे दे दें तो आपका काम हो जाएगा। पैसों की बात तो बाद में होती है, पहले तो वो आपको गाइड करते हैं कि आपने काम कैसे करना है। हाँ, आपको काम के बारे में नॉलेज ही नहीं है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो इस शो में आज जो इंटरेस्टिंग बातें हम कर रहे हैं वो बेसिकली सैम के थ्रू हम आपको एक क्या कहते हैं
करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करें ताकि हमारे जो यंग टैलेंट है वो इस तरह से स्कैम का शिकार ना हो सके। खैर ऐना आपकी तरफ आते हैं। अच्छा ऐना, अपनी हॉबीज़ बताओ, क्या इंटरेस्ट हैं, किस तरह की पर्सनालिटी है तुम्हारी? वैसे जब भी मैं तुमसे मिली या किसी भी सेट पे मिली तो बड़ी सोबर और बड़ी जॉली एंड फ्रेंडली पर्सनालिटी मुझे तो लगी, लेकिन फिर भी मैं ये चाहूँगी कि तुम अपने व्यूवर्स को अपने मुंह से भी थोड़ा सा बता दो। अच्छा, मुझे बहुत सारे लोग के मतलब जो अननोन है वो कहते हैं कि बड़ी एटीट्यूडी है, बड़ा इसमें वो है, लाइक नखरा है, इस तरह की है ना, जबकि मेरी नेचर बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। मोस्टली लोग मुझे ये कहते हैं, जब मुझसे मिलते हैं बातचीत करते हैं तो फिर वो कहते हैं आपकी पर्सनैलिटी तो बिल्कुल ऑपोजिट है ना, लाइक देखने में लगता है बड़ी स्ट्रिक्ट खातून है और मतलब आप नखरे वाली हैं ये वो, लेकिन मेरे में ये चीज़ नहीं है। मैं जिससे भी मिलती हूँ बड़े प्यार से, मोहब्बत से और बड़े इखलाक से बात करती हूँ। और वो कहते हैं ना कि आप जितने दिल के साफ होते हैं और जितने आप इखलाक के अच्छे होते हैं उतने ही लोग आपके साथ बुरा करके जाते हैं। एग्जैक्टली, ये बड़ा तो अब मैं मतलब मैंने समझ लो कि मैंने बहुत धोखे भी खाए हैं अपनी लाइफ में और अब मैं आके थक गई हूँ, अब तो मैं परवाह नहीं करती। मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो आपने बात की कि मैंने बड़े धोखे खाए हैं, वैसे तो लोग धोखा ज़्यादातर लड़कों से ही खाते हैं, तो आप बताएं आपने धोखा खाया किससे, लड़के से या लड़की से? नहीं मतलब कि इस तरह के आप जब देखें दोस्त बनाते हैं तो दोस्त तो मुखलिस होना चाहिए ना, और मुखलिस दोस्त आजकल के दौर में मिलना बहुत मुश्किल काम है। और जब आप सोशल होते हैं, जब आप मतलब ऑफिशियल होते हैं तो बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करते हैं, ठीक है, लेकिन मेरी जो स्टोरी है वो इससे पहले की है, इस फील्ड में आने से पहले की है। तो बस आपको पता है कि दुनिया है ही धोखा एक। तो अच्छे बुरे लोग आते हैं, लेकिन ये है कि मैं अपनी गलतियों से सीखती हूँ, मैं वो काम दोबारा करती ही नहीं हूँ जिससे एक दफ़ा मुझे नुकसान हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए। बहरहाल बाकी बात यह है कि मैं दिल की बड़ी साफ हूँ, जो बात मुंह पे हो, दिल में हो, वही मुंह पे करती हूँ, किसी की पीठ पीछे नहीं करती। और इस मामले में बहुत नाडर हूँ। मुझे मेरी अक्सर मामा कहती हैं कि तुम एकदम किसी के मुंह पे ना कर दिया करो, लोग दुश्मनियाँ पाल लेते हैं, दिल में बिठा लेते हैं। तो मैं कहती हूँ जिसने जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले, जो बात गलत है वो तो गलत है, गलत बात तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। जब मैं साफ हूँ, मैं क्लियर हूँ, तो दूसरा बंदा मेरे बारे में क्यों उल्टी बात करे। तो इस वजह से भी अब कुछ फैमिली में भी ऐसे लोग हैं जो बात करने से जरा इस चीज पे थोड़ा वो करते हैं कि यार ये बंदी ऐसी है, इसके सामने अगर की ये तो मुंह पे ही सुना देगी। तो अब ये है कि इस बारे में मतलब मैं शुरू से ऐसी हूँ और बड़ी मतलब वो नडर सी हूँ, मुझे इस चीज का नहीं होता कि मुझे कोई बात करे या कुछ। मोस्टली ऐसा होता है कि मैं अगर शॉपिंग पे जाऊँ तो मेरी सिस्टर साथ होती है, तो वो कहती है ये ना लो, ये कलर नहीं अच्छा लगेगा। मेरा शुरू से ना मैं एक वो अपने माइंड में ना एक स्केच बना लेती हूँ, विजुअलाइज कर लेती हूँ कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी। और वो जब मैं वो फिर वेयर करती हूँ या लेती हूँ तो फिर बाद में सारे कहते हैं हाँ बड़ी प्यारी लग रही है। हालांकि होता है ना कुछ कॉमन कलर होते हैं, आपको जो अच्छे लगते हैं आप वही लेते हैं, वही पहनते हैं। लेकिन हमारी फैमिली में कुछ सिलेक्टेड कलर हैं, मेरी खाला वगैरह वो कहती हैं कि बस नहीं यही कलर, तो मैं ज़रा डिफरेंट मतलब हर चीज़ ट्राई करती हूँ। एग्जैक्टली अच्छा, ये ट्राई से जैसे एक बात आपने की है, माशाल्लाह से आपका मैंने जब भी देखा है मोस्टली आप अपना मेकअप खुद करती हैं और बहुत ही प्यारा मेकअप करती हैं। तो मेकअप के बारे में बताएं। ये ऐना का जब भी मैंने किसी सेट पे भी देखा है ना तो इसका बड़ा खूबसूरत मेकअप हुआ होता है और मैं हर दफ़ा मेरा यही सवाल होता है कि ऐना हाउ टू डू दिस, कैसे किया तुमने ये? पहली बात तो ये है कि मुझे किसी के हाथ का मेकअप पसंद नहीं आता। मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, ब्यूटिशियन भी हूँ और मैंने अपनी खाला से सीखा था, मतलब घर में ही उनसे सीखा और बस फिर देखते देखते आ गया। और अपने फेस को लेके मैं खुद मेकअप करती हूँ और मुझे वो इतना ओवर मेकअप भी नहीं पसंद कि देख के अगला बंदा आपकी शक्ल ही देखना ना पसंद करे। मैं बड़ा सॉफ्ट सा और बड़ा लाइट सा मेकअप करती हूँ और वो मुझे मेरी शुरू से, मैं आपको बता रही हूँ ना, जैसे आप पूछ रही हैं कि आप अपने बारे में बताएं, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि मुझे जो चीज़ मेरे दिल को अच्छी लगे बस ठीक है, मेरे लिए इनफ है। चाहे अगले को अच्छी लग रही है या नहीं लग रही, मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है। कुछ लोग कॉन्शियस होते हैं इस बारे में कि यार लोग क्या कह रहे हैं, ये मुझे इस चीज़ का नहीं होता। जो चीज़ मेरे दिल को नहीं अच्छी लग रही उसको तो वो फिर मैं ठीक करूँगी, वरना या मैं अपनी लिस्ट से ही बाहर निकाल दूँगी। और जो चीज़ मैं मेकअप खुद करती हूँ, मेकअप के मामले में मैं थोड़ी ज़रा हूँ
क्योंकि अपने फेस के फीचर्स को देखते हुए ना फिर मैं उसमें खुद ही मतलब वो करती हूँ, और मोस्टली लोगों को मेरा जो मेकअप है बड़ा पसंद है। नहीं, आपको बहुत सॉफ्ट मेकअप होता है और फिर और मुझे ज्यादा मेकअप पसंद भी नहीं है, मुझे लिपस्टिक शेड्स जो हैं वो न्यूड पसंद। यहाँ पे एक बात कहती है, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो आप बेस लगाती हैं ये कौन सी लगाती है, ताकि व्यूअर्स देख लें। आज हम जानना चाहते हैं कि ये जो इतना सॉफ्ट और खूबसूरत मेकअप करके आती है, इसके पीछे का क्या राज है? तो मेकअप तो देखें ब्रांड्स का यूज करते हैं सारे, लेकिन मेरी स्किन जो है ना वो थोड़ी अच्छी है, मैं अपनी स्किन की केयर करती हूँ। बेसिकली देखें, आप स्किन की जब केयर करेंगे, आप कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे तो वो आपकी स्किन पे शाइन ही करेगा, उसका एक अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये समझ लें गॉड गिफ्टेड है। मेरी मामा की स्किन भी बहुत अच्छी है, और हम लोगों की मतलब बहनों की सबकी स्किन बहुत अच्छी है और बहुत शाइन करती है। तो अब तो वैसे ही आगे विंटर स्टार्ट हो रहा है, तो विंटर में आपको पता मैं डेली मॉइस्चराइजिंग करके सोती हूँ रात को, चाहे कुछ भी हो, चाहे जितने भी थकी हुई हूँ, शूट से आऊँ, मैं मॉइस्चराइजिंग लाजमी करके सोती हूँ। वो ये होता है कि सुबह तक आपकी स्किन में जो भी डेड सेल्स होते हैं, आपके जो भी घन गर्दो गुबार आपकी स्किन में होता है, वो सारा बाहर आ जाता है। तो मॉइस्चराइजिंग जो है वो मस्ट करती हूँ लाजमी। बाकी मेरा कलर तो शुरू से ही फेयर है, लेकिन अब इस फील्ड में आने के बाद जरा मेकअप बहुत ज्यादा लगाने के बाद भी थोड़ा सा डल हो जाता है। गर्मियों में मेरा कलर खराब हो जाता है, सर्दियों में जो है ना वो ठीक हो जाता है। हाँ, तो मेकअप का ये राज है, मेरी स्किन जो है वो अच्छी है उसकी। व्यूअर्स, ये बहुत ख़ास बात है और यहाँ पे पॉइंट भी नोटेड कि अगर अच्छा मेकअप करना है तो उससे पहले ना अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। मेरी तरह रात को ना मेकअप करके सोना नहीं होता, मैं तो बहुत थकी हुई होती हूँ और फिर मेकअप करके सो जाती हूँ। तो ये सबसे बड़ा कह सकते हैं कि हार्मफुल आपके लिए कि आपकी स्किन ख़राब होती है। तो आप लोगों को अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करके सोना चाहिए, मेकअप रिमूव करके सोना चाहिए, ताकि आपकी स्किन नेक्स्ट डे फ्रेश हो और बेहतरीन लगे। खैर, सैम भी हमारे साथ मौजूद हैं और सैम की तरफ चलते हैं। अच्छा सैम, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से माशाल्लाह से आपके हर काम को देखा जो तो बहुत ही प्रोफेशनली और बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया, और आपने एक ख्वाब देखा था, वो ख्वाब आपका पूरा नहीं हो सका, लेकिन आपने दूसरों के ख्वाब को ताबीर देने के लिए इतनी स्ट्रगल की। तो आप क्या समझते हैं कि पिंडी इस्लामाबाद में इस तरह के लोग आपके अलावा कोई और हैं जो मतलब इस तरह के किसी के ख्वाबों को ताबीर दे? लोग बहुत सारे हैं, लेकिन मिलके काम नहीं करते। लोग मिलके काम मतलब ग्रो टुगेदर वाला वो नहीं करते। प्रोफेशनल जेलसी दरमियान में रहती है, कंपटीशंस में आ जाते हैं लोग। मैं उनको मना करता हूँ इस तरह ना करें, हम मिलके काम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपनी कंपनी का टैलेंट दूसरे की कंपनीज को भी देता हूँ, जो खुद टैलेंट प्रोवाइडर कंपनीज हैं। मैंने कभी फ़र्क नहीं किया कि यार, मैं कहता हूँ बच्चे हैं, आर्टिस्ट हैं, हर जगह इन्हें परफॉर्म करना चाहिए। तो लोग आने चाहिए मेरी नज़र में। ऐसा अभी तो यहाँ पे कोई नहीं है, कराची में है, लाहौर में है, रावलपिंडी इस्लामाबाद में तो मेरी नज़र में अभी तरह ना कोई ऐसा इदारा है, ना कोई ऐसी अच्छी सोच रखता है। मैं अपने मुंह में मिट्टू नहीं बन रहा। तो आने चाहिए मार्केट में, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट हम मार्केट में लेके आ सके। क्योंकि अब हमारे इस्लामाबाद से ही काफ़ी अच्छी प्रोडक्शंस हो रही हैं। काफ़ी चैनल्स हमारे अपने इस्लामाबाद के आगे हैं। कभी कहा जाता था कराची में काम है, कराची में काम है, तो अभी मोस्टली इंडस्ट्री इस्लामाबाद मूव हो चुकी हुई है और हमारे अपने भी इतने चैनल्स आ गए हैं। तो हमें टैलेंट अभी मिलता ही नहीं है। जितने प्रोजेक्ट्स हमारे पास हैं, ड्रामास के, कमर्शियल्स के, आजकल भी हंटिंग चल रही है। मेरे एक दोस्त हैं लाहौर से आए हैं, टीवी कमर्शियल्स और मूवीज़ के लिए हंटिंग कर रहे हैं। तो F7 में उनके ऑडिशन चल रहे हैं। तो उनको भी बहुत सारा टैलेंट चाहिए, लेकिन हमें टैलेंट मिलता है, लेकिन सीरियस और पैशनेट नहीं मिलता। जो मेल हजरात हैं उनको मैं खुदारा कहता हूँ कि प्लीज़ बी सीरियस। कुछ मेल हजरात मार्केट में, इंडस्ट्री में इसलिए आना चाहते हैं कि यार बस एक लड़की के साथ सेल्फी बन जाएगी और मॉडल के साथ एक स्टोरी बन जाएगी, वो फ्यूचर नहीं बनाना चाहते। शोबिज़, ये जो एक्टिंग और मॉडलिंग एक प्रॉपर एक बिजनेस है, ठीक है। आप इसको टाइम दें, इसमें पैसा इतना नहीं लगता, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है शोबिज़ में। आप जितना टाइम इन्वेस्ट करें, ऑडिशंस पे जाएं, ट्रेनिंग्स लें, रिहर्सल्स पे आएँ, उसके बाद आपको अच्छे आउटकम्स आएंगे, ठीक है ना। प्रॉपर आपकी अर्निंग होती है, प्रॉपर आपका घर चलता है इससे। अच्छा सैम, यहाँ पे एक बात मैं कोट करना चाहूँगी। आई थिंक कि टैलेंट रह जाता है, लोग टैलेंट को उस तरह से प्रॉपर, मैंने बहुत सारे लोग देखे कि जो सही टैलेंट जो होता है वो रह जाता है, उसको प्रमोट नहीं करते या वो आगे नहीं आ पाता। इस हवाले से क्या कहेंगे? इस हवाले से कहूँगा मोनोपोली, ठीक है। बस लोग फिर कहते हैं कि ये इतना ब्लंट बोलता है सैम, लेकिन
सच बोलना चाहिए। उसमें यह है कि अगर कोई प्रोजेक्ट आ रहा है मार्केट में, तो जो टीम के लोग हैं वो मोस्टली यही चाहते हैं कि वो कहते हैं ना, अंधा बांटे खैरात दे अपने अपनों को, कि यार मेरी कज़न है उसको रख लो, मेरा कज़न है उसको रख लो, वो कर लेगा, सर कर लेगा, ये वो। और यहाँ पे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स को भी सोचना चाहिए कि हम मेरिट पे काम करें, जो अच्छा कर सकते हैं, ठीक है ना, जिनकी डिलीवरी अच्छी है, कैमरा फेस कर सकते हैं, कॉन्फिडेंट बच्चे बच्चियाँ, उनको देना चाहिए। लेकिन वो जब अपनों अपनों को नवाजा जाएगा ना, हम देख रहे होते हैं मोस्टली लीड अच्छा काम कर रही होती है, लेकिन सेकंड लीड सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में वो मज़ा नहीं है, जो फील ही नहीं आ रही होती सब्जेक्ट को। तो वो चीज़ है, तो वो यही मसला है कि अच्छे वाला टैलेंट फ्रंट पे इसलिए नहीं आता, सपोर्ट नहीं कर रहा होता कोई उन्हें, ठीक है ना, प्रॉपर गाइडलाइन नहीं होती बेचारों की। कितने ही लोग हैं इस दुनिया में और इस पाकिस्तान में जो अपना टैलेंट सीनों में लेके कब्र तक चले गए हैं, तो वो स्क्रीन पे नहीं आ सके, सिर्फ इसी वजह से। इस ये जो हमारे यहाँ जो टैलेंट हंट किया जा रहा होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया जा रहा होता, और वो बस वो फेवर टू फेवर चल रही होती है, ये इसको फेवर दे दिया, इसको फेवर दे दिया, इसको दे दिया, तो ऐसे चल रहा होता है। अच्छा, अब हमारा एक सेगमेंट है छोटा सा, उसके अंदर ना हम आपके अंदर के राज उगलवाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारे व्यूवर्स को भी पता चले। तो सबसे पहले ऐना आपकी तरफ आते हैं। पहली मोहब्बत तो आपकी फैमिली, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई। और दूसरी मोहब्बत जो होती है वो आपकी शादी के बाद होती है मेरे नज़र में, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड बना हुआ है फ्रेंडशिप का, ये वो आप अच्छी तरह जानते हो, मैं इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करती। लेकिन हाँ, मेरी लाइफ में एक इंसान आया था और मुझे ये प्यार व्यार, ये मोहब्बत वगैरह इन पे यकीन नहीं था, मैं मजाक समझती थी। लेकिन जब कहते हैं ना कि जब वो आप उस प्रोसेस से गुजरते हो तो देन आपको फिर वो बातें सच्ची लगती हैं। तो बस एक लाइफ में आया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी है, और उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर शादी करेंगे। ज़बरदस्त। व्यूअर्स, ये जो लोग बैठे हुए थे ना कि अन्ना सिंगल है, तो सुन लें, अन्ना सिंगल नहीं है, लाइक इंगेज्ड है, और जल्दी इनकी शादी होने वाली है और आप सबको बुलाएंगे इनकी शादी में। आज तो तुम्हारे जो फैंस हैं उन्होंने मुझे बहुत सुनानी है कि भाई, लेकिन नहीं, मैं किसी को बताती नहीं हूँ। देखिए, ये आपकी पर्सनल लाइफ होती है, और मैंने अभी तक मतलब शो ऑफ भी नहीं किया, मतलब अपने रिलेशन को नहीं किया, स्टिल सिंगल ही हूँ। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि आप पहले से उस चीज़ को ओपन कर दो, और कल को आपके मसले मसाइल हो जाएं, आप ना आगे बढ़ सको, तो फिर वो आपके लिए एक हर्टिंग होता है। और जिस तरह हम लोग जैसे ऑफिशियल पर्सन हैं, हमारे तो मीम्स एकदम बनते हैं। तो मैं इन चीज़ों से बचने की खातिर जो है ना, अभी तक इस चीज़ को मैंने हिडन ही रखा हुआ है, मैंने इस चीज़ को ओपन ही नहीं किया। आगे आने वाला वक्त देखें क्या हमारी किस्मत में लिखता है, क्या नहीं है। तो मोहब्बत तो आपकी अपनी फैमिली से ही होनी चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी आपकी जो मोहब्बत है वो फिर आपकी शादी के बाद ही होती है, पहले वाली मोहब्बतें तो बदलती रहती हैं। जी सैम, आपकी तरफ आते हैं। सेम अन्ना वाला क्वेश्चन आपके साथ भी कर रहे हैं, सॉरी ऐना वाला। पहली मोहब्बत, चलो तो ये अन्ना निकाल दें अपने अंदर से, ऐना पे आ जाए। अच्छा, पहली मोहब्बत सेम, इसका तो रिप्लाई सेम बनता है ना। पहली मोहब्बत तो फैमिली होती है, और ये वो मोहब्बत है जो करनी नहीं पड़ती, की नहीं जाती, ऑलरेडी डिज़ाइन होके आती है हमारे जन्म के साथ ही। पहली मोहब्बत तो माँ बाप ही होते हैं, बहन भाई होते हैं, फैमिली फर्स्ट। लेकिन फिर फैमिली फर्स्ट के अलावा फैमिली फर्स्ट के अलावा देखें, मोहब्बत का जो एलिमेंट है ना, वो हर रिलेशनशिप में पाया जाता है। हमारे जो फ्रेंड्स के साथ भी मोहब्बत होती है, बहन के साथ मोहब्बत, भाई के साथ मोहब्बत, हाँ उसकी कैटेगरीज पे चेंज होती रहती है। फिर बस कभी किसी से यानी कमिटेड नहीं हुआ। वो जो कहते हैं ना, इश्क हो गया, प्यार हो गया, अपने काम से मोहब्बत हुई है, दूसरी मोहब्बत, ठीक है ना। वो जो जवानी थी, वो जो लड़कपन था, पहले इवेंट मैनेजमेंट में गुजरा, बचपन से ये चीज़ मेरे अंदर थी। इवेंट्स डेकोर करना, डिज़ाइन करना, मेहमानों को अरेंज करना। जिस सिटी से मैं हूँ, मुजफ्फरगढ़, मैंने आपको बताया था, वहाँ तो बहुत मोहब्बत होती है। गली मोहल्लों में एक ही घर में शादी हो तो सारों के घरों में वाइट वॉश हो रहा है, चारपाइयाँ इकट्ठी कर रहे हैं, ये वो, वहाँ बड़ी मोहब्बत है, ठीक है ना। मिल के जी मेहंदी है तो सारे मोहल्ले वालों ने खाना खाना, ये वो ऑर्गेनाइज करना, वो सारा प्लान करना। किसी की भी शादी होती थी, कोई भी इवेंट हो, ज़रूरी नहीं शादी हो, किसी घर में मिलाद भी है तो वो कहते थे बुला लो सैम को, उसने डेकोर कर देना, ठीक है ना। यार वो खाना कहाँ से ले, पूछ ले सैम से, उसके जानने वाले हैं। तो वो मेरी मोहब्बत है।
मेरा काम मेरा मोहब्बत है, मैं अपने काम को इबादत की तरह करता हूँ और मैं मेरा सेकंड लव मेरा बिजनेस है। परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा ऐना, आपकी तरफ आएंगी, मुझे ये बताइए कि इंस्पायर्ड किससे हैं आप? मैं अपनी मामा, क्योंकि मैं उनको जब देखती हूँ ना, उन्होंने अपनी लाइफ में जितने भी अप डाउन्स देखे हैं ना, उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। और कहते हैं कि जब आप किसी को देख लो और उसका अच्छा वक्त भी देखो और बुरा वक्त भी देखो, और वो फिर भी वो इंसान वैसे ही अपनी उस जगह पर रहे, तो ये सबसे बड़ी इंस्पिरेशन। एग्जैक्टली। सैम आप बताइए कि इंस्पायर्ड किससे हैं आप? मेरी इंस्पिरेशन जो है ना वो मेरा दीन है। मैं अपने दीन से बड़ा इंस्पायर हूँ, ठीक है ना। कोई भी दुख आता है, तकलीफ आती है, तो अपने दीन से जो है ना मैं इंस्पिरेशन को लेते हुए इन अल्लाह मा साबिरीन, कि अब सब्र करना है, अब खुश रहना है, अब नेगेटिव नहीं होना, अब मायूस नहीं होना। मेरी इंस्पिरेशन मेरा दीन है। मैं अपने दीन से इंस्पायर हूँ और उसी से जाहिर सी बात है हमारा इतना खूबसूरत दीन है, इस्लाम है, जिसमें हर चीज़ का सलूशन है, हर चीज़ का हल है और बड़ा कोई। तो आपको ये वक्त, मतलब आपके लिए किसी के उस वक्त में किसी के दो बोल भी आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप जब ये सोचते हो यार ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो जब ये एक जुमला हम सुनते हैं ना, तो हमारी आधी मुश्किल एक किस्म की ख़त्म हो जाती है मेरी नज़र में। मैं अब अक्सर परेशान हो जाऊं या मुझे इस तरह हो, तो मेरी मामा मुझे आके ऐसे कंधे पे हाथ रख के कहती हैं कोई बात नहीं बच्चे, ये वक्त भी गुजर जाएगा, अल्लाह है ना, वो तो देख रहा है। अगर कोई गलत कर भी जाए आपके साथ इन केस, तो आप डिसहार्ड हो जाते हो, आप परेशान हो जाते हो, लेकिन माँ जो है वो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन होती है अपनी औलाद के लिए। एग्जैक्टली ऐसा ही है, नो डाउट। अच्छा मुझे ये बताइए आना, सॉरी एनी, ऐना वो मतलब स्टार्ट से डे फर्स्ट से जब से मेरी मुलाकात हुई है तो मैं अन्ना ही कहती हूँ, तो इसलिए ऐना कहना थोड़ा सा मुझे लाइक मुश्किल हो रहा है। कोई बात नहीं, आप ऐना कह दें, ऐना कह दें, कोई मुश्किल। तो मुझे ये बताइए कि जैसे आपने माशाल्लाह से बहुत सारा काम किया, इनमें कौन सा ऐसा मोमेंट था या कौन सा ऐसा डायलॉग था जो बहुत टची रहा हो? डायलॉग तो ऐसे कोई ख़ास नहीं मुझे याद अब, लेकिन यह है कि जब मेरा फर्स्ट प्ले आया था ना स्क्रीन पे, तो मुझे खुद को देख के अपना आप बड़ा अच्छा लग रहा था, और मेरी मामा जो है वो बड़ा खुश हो रही थी देख के। तो वो चीज़ जो है ना वो मैं कभी नहीं भूल सकती ज़िंदगी में, कि मेरे, हालांकि उस प्ले में मेरे को इतने सीन नहीं थे, 2-3 सीन ही थे, लेकिन मेरे सीन्स की खातिर मेरी मामा ने पूरा वो प्ले देखा कि इसमें मेरी बेटी ने आना है ना, तो वो चीज़ जो है ना वो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकती। परफेक्ट। अच्छा सैम आपकी तरफ आते हैं। सर मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सा मोमेंट है आपकी ज़िंदगी में जो बहुत ही टची हो और लाइक जो बहुत ही मेमोरेबल हो? एक मोमेंट ऐसा जिसने मुझे रियलाइज़ करा दिया कि आपके दोस्त जो भी है, आपके रिलेशनशिप्स, फैमिली है, उसके अलावा कोई भी नहीं, ठीक है। कुछ इस तरह की, यानी कि जैसे दोस्त नुमा दुश्मन लाइफ में आए जिन्होंने मेरी लाइफ को कुछ तंग करने की और परेशान करने की कोशिश की। लाइफ के मेरे 15 डेज़ वेस्ट हुए, ठीक है ना। उस परेशानी में मेरी फैमिली भी बड़ी परेशानी बनी, तो लेकिन उस वक्त मुझे पता चला कि जो भी है वो आपकी फैमिली है। वैसे भी मैं जब शोबिज़ में आया और शोबिज़ रिलेटेड काम करता था, मेरी फैमिली वैसे सपोर्ट नहीं करती थी मुझे इन चीज़ों को, मॉडलिंग एजेंसी को लेके कि इसमें लड़कियां आती हैं, ये वो, थोड़े इस्लामिक टाइप लोग हैं, और बस वैसे भी हर माँ बाप की यही सोच होती है, हमारा एक माइंड सेटअप भी बना ये फील्ड अच्छी नहीं है। लेकिन जब उनको करके दिखाया कि हर फील्ड हम ऐसे तरीके से भी कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि हम नेगेटिव रहें या लोगों को मिसगाइड करें, ये सब कर सकते हैं। जब फैमिली सपोर्ट नहीं करती, तब भी मेरा भाई, जो मेरा छोटा भाई है आतिफ, यानी वो मुझे सपोर्ट करता था इस चीज़ को लेके आज तक। तो उसकी सपोर्ट करते करते आज सारी फैमिली सपोर्ट करती है, अब जैसे सब फ्रेंड्स सपोर्ट करते हैं। तो आज वो दौर आ गया कि एक दौर था कि मुश्किल वक्त बता रहा हूँ ना ये अपना मैं, कि पीटीवी जाता था या किसी भी चैनल जाता था तो अंदर नहीं जाने दिया जाता था, कि मैं कहता था आईडी कार्ड ले ले मेरा। नहीं जी, आपको पता पाकिस्तान में कॉन्टैक्ट बेस्ड काम होते हैं, मेरिट के तो बहुत कम होते हैं जी। किससे मिलना है, किसी भी चैनल जाएं तो यानी कि धुतकार दिया जाता था, ठीक है। फिर वो जो मेहनत की है इन 10 सालों में, आज वो दौर है कि सैम राजपूत प्रोडक्शन हाउस में अब हर चैनल आके बैठा होता है, ठीक है ना। किसी का नाम ऐसा नहीं है जो चैनल मेरे ऑफिस नहीं आता। डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, उनके सैम ये टैलेंट चाहिए, सैम ये लोकेशंस चाहिए, मेकअप आर्टिस्ट चाहिए, वार्डरोब डिज़ाइनर्स चाहिए,
ठीक है ना, ये ड्रामा प्लान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो मेहनत की है, ठीक है ना, तो बस उसके रिजल्ट्स आए। मेरा मानना है कि मेहनत रायगा नहीं चाहती, आप मेहनत करें, उसका रिजल्ट, उसका फल आपको अल्लाह ताला ने देना। इंसानों से तो उम्मीदें छोड़ ही देना कि इंसान हमें किसी चीज़ का आउटकम देंगे, रिजल्ट देंगे, वो तो आप किसी पे एहसान भी करें तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि उसके शर से बचो, ठीक है। अच्छा, ऐसा होता है कि जैसे आपने एक बात की, लोग अपने टीचर्स को भूल जाते हैं, अपनी बेस को डिच कराते हैं। तो मैं एक दफ़ा एक ऐसी अलामा साहब के साथ बैठा था, तो मैंने कहा अलामा साहब ठीक है, ये जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो, तो उसका शर जब हम तक पहुंचता है, यानी ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं हमारे मार्केट में जो कि बड़ी बैक बाइटिंग करते हैं कि हमारे एजेंसी अच्छी नहीं है या सर अच्छे नहीं है, दूसरे से काम लेने के लिए। ये नहीं है कि वो जानबूझ के बुराई कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ ये भी तो एक बीमारी चली हुई है ना कि अगर मैंने आपसे कोई काम लेना होगा तो मैं ऐना की बुराई करके आपसे काम ले लूँगा अगर आप ऐना के खिलाफ हैं। तो प्रोफेशनल जेलसी मार्केट में होती है, कंपटीटर्स होते हैं, वो कहते हैं यार सैम से तो हमें काम नहीं मिला, ये है वो है, वो कहते हैं अच्छा हम देंगे ना तुम्हें काम, तो वो वहाँ पे बुराई कर जाते हैं। फिर मैंने अलामा साहब से पूछा कि जो शर हम तक पहुँच जाता है, हमें पता चल जाता है इतनी सी दुनिया, छोटी सी मार्केट है, ठीक है ना, तो वो कहते हैं जब वो शर आप तक पहुँचता है तो इट्स मीन्स कि आपकी नेकी कबूल हो गई। कितनी बड़ी बात उन्होंने बताई कि हम कहते हैं ना कि फिर एहसान क्यों करें। मैं थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा था कि हम किसी पे एहसान ही क्यों करें अगर उसका शर हम तक आएगा। तो कहते जब शर आप तक पहुंचता है तो आपकी नेकी कबूल होने की ये गारंटी है। ये दैट्स नाइस। ये बड़ी खूबसूरत बात है। ये मैं इस बात पर सैम का इसलिए शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिस तरह सैम ने कहा कि मैंने बड़े धिक्के खाए अपनी ज़िंदगी में, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, हम लोगों को इन चीज़ों से सैम ने बचा लिया। पहले वक्त में होता था किसी ने एक्टिंग के लिए जाना है तो वो कभी किधर कभी किधर कभी किधर, लेकिन अब वो जो चीज़ें इतना वो मतलब स्ट्रगल करके वो सीखता था, अब सैम की एजेंसी में वो चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं और यहाँ से ही आगे प्रमोट भी किया जाता है। तो मेरे लिए इसलिए मैं सैम की इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ कि मतलब उन चीज़ों से सैम ने हमें बचा लिया है। और ये एक बहुत बड़ी नेकी भी है और सदका जारिया भी है कि देखें आप जिस चीज़ से गुजरे हैं ना, आप किसी नए आने वाले को अगर उस चीज़ से बचाते हैं तो अल्लाह ताला इसका फिर अजर आपको देता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि हमारा बहुत ही लिमिटेड सा टाइम होता है और इस छोटे से टाइम के अंदर हमने बहुत सारी बात करनी होती है, लेकिन हमारा जाने का वक्त हो गया है। तो इसके एंड में हम ये कहेंगे अपने गेस्ट से कि वो अपने व्यूअर्स को, अपने फैंस को क्या पैगाम देना चाहेंगे। जी ऐना। मैं यही कहूँगी कि आप ज़िंदगी में कोई भी काम करें, चाहे वो एक्टिंग हो या एक्टिंग से हट के कोई भी फील्ड हो, कभी भी हिम्मत नहीं हारें। और दूसरा ये है कि अपने काम के साथ मुखलिस रहेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको उसमें कामयाबी करेगी। और दुआओं में बस याद रखें, कभी भी किसी का बुरा ना सोचें, दूसरों के लिए भलाई सोचें तो आपके लिए ऑटोमेटिकली भलाई होगी। आप थोड़ी सी देर के लिए किसी के साथ धोखा करेंगे, उससे झूठ बोलेंगे, तो वही चीज़ पलट के आपके पास भी आएगी। तो मैं तो इस चीज़ के लिए कोशिश करती हूँ कि मैं झूठ ना बोलूँ, मैं बोलती भी नहीं हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। आप किसी को मुंह पे मना कर दें वो बेहतर है, लेकिन किसी को लारा झूठी उम्मीद मत दें, ये आपको जो है ना ख़राब करती है। और धोखा नहीं देना चाहिए लाइफ में किसी को भी। अपने काम के साथ मुखलिस रहें, मुखलिस होकर काम करें, अल्लाह की ज़ात आपको ज़रूर उसका अजर देती है। एग्जैक्टली। जिस टाइम में आप क्या कहेंगे अपने फैंस को, यंग टैलेंट को और वो लोग जो कि आपके पैनल पे काम कर रहे हैं? मेरा तमाम उम्मत मुसलमा के लिए और तमाम टैलेंट के लिए और तमाम मार्केट में काम करने वालों के लिए एक ही मैसेज है कि ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड बिलीव इन अल्लाह। थैंक यू सो मच ऐना, थैंक यू सो मच सैम। जी तो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा शो जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बेहतरीन रहा, जिसके अंदर हमने बहुत सारी गपशप की। और स्पेशली आज के शो के अंदर हम लोगों ने एक ऐसी ऑथेंटिक और बहुत ही इंफॉर्मेटिव गपशप की जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी। उम्मीद करती हूँ कि ये गपशप आपको पसंद आई होगी और आप चाहते हैं कि हम लेकर आएँ आपकी मनपसंदीदा शो, तो आप कॉमेंट्स और फीडबैक में हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट शो होगा आपकी मर्ज़ी का। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। स्टे ब्लेस्ड।